नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है बच्चों इस बाल सभा में। आपका और बच्चों के साथ पधारे उनके माता पिता का भी। आज की बाल सभा जो हमारी है, इसमें हमारे साथ जो हमारे मेहमान वार्ताकार हैं वो हैं श्री दीपांकर श्री ज्ञान जी, जो गांधीवादी विचारक हैं। और आज हम लोग दीपांकर जी के साथ बात करेंगे एक बहुत ही रोचक विषय पे। और ये रोचक विषय है, ये जो रोचक विषय है आज का, वो है गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह की कहानी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपांकर जी, हम सभी लोग तो सुन पा रहे हैं। थोड़ी सी तकनीकी खराबी थी, ठीक हो गई है। और का जो विषय है, मैं वही अपने बाल सभा में जुड़े हुए बच्चों को और उनके माता पिता को, अभिभावकों को बता रहा था कि आज दीपांकर जी हमको बताने वाले हैं एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में, जो है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की कहानी। और चंपारण सत्याग्रह में जिस प्रकार उन्होंने उस समय की सभी लेटेस्ट तकनीकों का इस्तेमाल किया, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो आवागमन के साधन हो, और जिस प्रकार उन्होंने उस समय की ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को समझ के एक इस प्रकार के राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें पहली बार ब्रिटिशर्स को राजनीतिक रूप से मात खानी पड़ी। उसमें तकनीक का क्या योगदान था। ये बच्चे जो इस देश को आगे ले जा रहे हैं, वो बच्चे गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से खास तौर पे तकनीकी के उपयोग को लेके, टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेके क्या सीख सकते हैं, उस पर हम सब आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय बाल आयोग की इस बाल सभा में। धन्यवाद जी। नमस्कार सभी मित्रगण एवं उनके माता पिता। चंपारण में महात्मा गांधी को समझने से पहले चंपारण को समझना थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। मैं महात्मा गांधी के चंपारण आने से पूर्व मिस्टर बिक्स की एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं। मिस्टर बिक्स चंपारण में मोतिहारी के कलेक्टर बनाए गए, और जब वो कलेक्टर बनकर मोतिहारी पहुंच रहे थे, मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, तो उनको लेने वहां के नील्हे ने अपनी पालकी भेजी थी, जिस पर बैठकर कलेक्टर साहब चंपारण जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पालकी वाले ने पालकी रोक दी और बताया गया कलेक्टर साहब को यह कि यह पालकी नजदीक के नील्हे के कोठी तक जाएगी, जहां आपके नाश्ते और खाने का की व्यवस्था की गई है, और उसके बाद ही आप शहर के अंदर जाएंगे उनके साथ। मिस्टर बिक्स ने वहां जाकर नाश्ता किया और उन्हीं की गाड़ी से वो शहर में गए। ये कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इससे यह पता चलता है कि नील्हों का प्रभाव कितना ज्यादा था। और मिस्टर बिक्स को जाने से पहले वहां के कमिश्नर ने बता दिया था कि वहां कुछ भी होता है तो उनकी मर्जी के अनुरूप होता है। फिर बाद में
मिस्टर बिक्स ने पाया कि जो नीले यहाँ पर एट्रोसिटीज करते हैं, वो एट्रोसिटीज रोकने का काम कलेक्टर नहीं कर पाता, इसलिए कि नीले सब कुछ डिसाइड करते हैं और कलेक्टर सिर्फ उसके डिसीजंस पर अपनी मुहर लगाता है। महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका में एक प्रयोग सत्य के साथ कर चुके थे और जिस प्रयोग की सफलता ने उनको एक नेता बना रखा था, जब वो भारत आते हैं और भारत का भ्रमण कर लेते हैं तो लखनऊ की सभा में राजकुमार शुक्ला जी उनसे मिलते हैं। राजकुमार शुक्ला जी का बड़ा आग्रह होता है कि आप चंपारण को चलकर देख लीजिए, क्योंकि चंपारण में किसानों की दशा बहुत खराब है। महात्मा गांधी स्वयं लिखते हैं कि जब उनसे यह आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि इसे कांग्रेस की सभा में उठाया जाए बात, और इसको कांग्रेस की सभा में इस बात को उठाया गया। कांग्रेस ने अपने रिजोल्यूशन में भी इस बात को मान लिया। तय यह हुआ कि किसी बड़े नेता को भेजा जाएगा, लेकिन सारे बड़े नेता उसके लिए तैयार नहीं हुए। तो राजकुमार शुक्ला जी ने उनसे फिर कहा कि आप ही चलकर देख लें। महात्मा जी ने कहा कि समय मिलेगा तो मैं आऊंगा, देखूंगा। उसके बाद भी राजकुमार शुक्ला उनको फॉलो करते रहे। फाइनली राजकुमार शुक्ला जी ने उनको कलकत्ते में पकड़ा और कलकत्ते से उनको लेकर वो पटना आए। अब उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था रही कि जब महात्मा जी पटना पहुंचते हैं तो शुक्ला जी उनको लेकर राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर जाते हैं, और सामाजिक व्यवस्थाओं के तहत राजेंद्र प्रसाद जी के नहीं रहने पर उनके जो सेवक हैं उन्होंने महात्मा गांधी के साथ एक ऐसा ट्रीटमेंट किया कि उन्हें जैसे बाथरूम के लिए बाहर का बाथरूम इस्तेमाल करने को कहा, उन्हें रहने की अच्छी व्यवस्था भी नहीं दी। फिर भी महात्मा गांधी जी को बातें समझ में आने लगी कि सामाजिक व्यवस्थाएं हमारी क्या हैं यहाँ। महात्मा जी जब चंपारण पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर होते हुए, तो पहली बार उन्हें यह लगता है कि वह एक ऐसे जगह पर आए हैं जिस जगह को उनको जानना और समझना ज्यादा जरूरी है। राजकुमार शुक्ला बार बार कहते कि आप चलकर उस जगह को देख लें, जो किसानों की बदहाली है उसको आप देख लें और उस पर कुछ करें। लेकिन महात्मा जी का विचार यह था कि मैं पहले समस्या को समझूंगा, तभी मैं इसमें कोई आगे काम कर पाऊंगा। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला के यहाँ जाना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें खबर मिली कि पास के जगह पर कहीं नीलों ने किसी किसान के साथ बदतमीजी की है, तो वह उनसे मिलने चले जाते हैं। उनसे मिलने जाने के क्रम में रास्ते में चंद्रैया एक जगह है जहां पर महात्मा गांधी जी को सरकार का एक नुमाइंदा मिलता है और कहता है कि सुप्रिंटेंडेंट साहब ने आपको सलाम भेजा है, और महात्मा गांधी एक सफल राजनीतिज्ञ के जैसा उस सलाम का मतलब समझ जाते हैं और उतर जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि आप मोतिहारी छोड़कर चले जाएं। महात्मा जी ने मना कर दिया तो उन्हें सम्मन हाथ में दिया जाता है कि कल आप कचहरी में आए मजिस्ट्रेट के सामने। ये जो पॉइंट है टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि महात्मा जी नेक्स्ट डे जब मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो लोगों को यह लगता है, मोतिहारी की पूरी जनता को, पूरी किसानों को यह लगता है कि ये तो बड़ा बैरिस्टर है, जरूर कानून की बड़ी बड़ी किताबें लेकर आएगा और सामने भी सरकार के कानून के विशेषज्ञ होंगे और पूरे लंबी चौड़ी बहस होगी। उनको देखने के लिए और उनके उस मुकदमे को समझने के लिए एक भारी भीड़ कचहरी में जमा होती है। लेकिन कचहरी में महात्मा जी कहते हैं कि मैं कानून जानता हूं, मैंने कानून का उल्लंघन किया है, मैं इसकी सजा मानने को तैयार हूं। मजिस्ट्रेट उनसे कहते हैं कि आप शहर छोड़ के जाओ। उन्होंने कहा कि मैं शहर छोड़ के नहीं जाऊंगा, जो भी सजा होगी मैं उसको मानने को तैयार हूं। फाइनली हियरिंग के बाद ऑर्डर रिजर्व हो जाती है और कुछ दिनों के बाद महात्मा जी को एक सूचना दी जाती है कि गवर्नर जनरल के आदेश से आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उसे विड्रॉ किया जाता है और अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके महात्मा जी ने जो पहला काम किया, उससे उन्होंने वहां के जनता, जो किसान लोग थे जिनमें भय बहुत व्याप्त था ब्रिटिश शासन का, उस भय को तोड़ दिया। ये पहली और बड़ी निर्णायक जीत थी महात्मा जी की चंपारण सत्याग्रह में।
लेकिन एक चीज सोचने का विषय यह था कि इतनी बड़ी भीड़ महात्मा जी के लिए जमा कैसे हो गई। महात्मा जी के पास ना तो उस जमाने में कोई आज के जैसे सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स थे। जो सबसे बड़ी बात थी जो महात्मा जी ने इस्तेमाल किया था वो ये थी कि महात्मा जी ने अपने सहयोगियों को यह कहा था कि वह कानून का विरोध नहीं करेंगे, और वह सिर्फ सबने उस कानून में जो कहा जा रहा है कि आपने, मैं वो सरकार के विरोध में नहीं थे, वो उन्होंने कहा कि मैं बस विरोध कर रहा हूं तो एक कानून जो मुझको मना कर रहा है यहाँ आने से, क्योंकि ऐसी कोई मनाही मुझकी नहीं हो सकती, और मैं उस कानून को मानूंगा जो मेरी अंतरात्मा कहती है। और लोग यह देखना चाहते थे कि यह व्यक्ति जो हिंदुस्तानी है वो ब्रिटेन के कानून से, ब्रिटेन के लोगों से, ब्रिटेन की सत्ता से डर क्यों नहीं रहा। और एक कम्युनिकेशन का पहला जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया हिंदुस्तान के अंदर, एक बात जो रात भर में पूरे क्षेत्र में गई कि कोई व्यक्ति है जो कानून मानने से इनकार कर रहा है और खुद को कोर्ट के सामने समर्पित कर रहा है। इसके बाद महात्मा जी को यह परमिशन हो गई कि आप यहाँ के किसानों की व्यथा को समझ सकते हैं। महात्मा जी ने किसानों को कहा कि आप आकर अपनी अपनी बातें लिखवा दें। उनके सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद, बाकी सभी लोग थे, वो लिखते थे और किसान आते थे। अब जो सरकार की बेसिक टेक्निक होती है कि उसमें उनके खुफिया विभाग के लोग भी होते थे। लोगों को नागवार गुजरता था कि खुफिया विभाग के लोगों के सामने कैसे कहा जाए, लेकिन महात्मा जी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि खुफिया विभाग के लोग तो इस बात को किसी न किसी एंगल से जानना चाहेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो भी कहना है इनके सामने ही हमें कहना होगा, और लोगों को जो भी लिखवाना है इनके सामने लिखवाना होगा। इससे करने से दो तरह के फायदे महात्मा जी को हुए। एक तो शासन का उनके प्रति विश्वास बढ़ा, और दूसरा लोगों का विश्वास भी इस बात के लिए बढ़ा कि वो निर्भीक होकर अपनी बात शासन के समक्ष भी रख सकते हैं। और इसमें जो एक छुपी हुई बात यह थी कि जब आप शासन के समक्ष निर्भीक होकर अपनी बात रखते हैं तो आप मिथ्या बात नहीं रख सकते, आपको सत्य का उद्बोधन करना ही होगा। एक दिन की बात है कि इस तरह की बातें हो रही थी और कंसर्न दारोगा आकर वहां बैठ गया। यह बात राजेंद्र प्रसाद जी को थोड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने महात्मा जी से इसकी शिकायत की कि वह दरोगा यहां आकर क्यों बैठ गया है, और वो वर्दी में था। महात्मा जी आए और उन्होंने कहा कि दरोगा जी की कुर्सी थोड़ी दूर लगी है, इनकी कुर्सी पास में लगवाओ ताकि यह भी समझ सकें कि हम क्या कर रहे हैं और बहुत आसानी से इन्हें सुनने दिया जाए। जिस ट्रांसपेरेंसी की बात आज हम कहते हैं कि हर चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो शायद 100 साल पहले महात्मा जी ने उसको करके दिखा दिया। इस पूरे करने के क्रम में ब्रिटिश शासन ने एक एग्रीगेरियन कमेटी बनाई, महात्मा जी को भी उसका मेंबर रखा, और फाइनली उस कमेटी ने एक रिपोर्ट रांची के आर्डर हाउस में गवर्नर जनरल को दी, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो चंपारण की व्यवस्था, 3 कठिया की व्यवस्था थी, जिसमें कि ये कहा जाता था कि जो भी नील यहाँ से बनकर विदेशों को जाता है वो नील वहां के मजदूरों के खून में सन कर जाता है, क्योंकि उन्हें अपने सबसे अच्छी भूमि के 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में पहले नील की खेती करनी होती थी, तत्पश्चात ही वो अपनी खेती कर सकते थे। देखिए, महात्मा जी की समझ इतनी बड़ी थी कि वो यह भी समझ रहे थे कि नील जो हम बना रहे हैं अभी नेचुरल रिसोर्सेज से, यूरोप में वह नील अब आर्टिफिशियल बनने लगी है। नील के डिमांड, जो नेचुरल नील के डिमांड घटने वाले हैं, और ये एक मौका है जिसमें हम नील के लिए एक लड़ाई भी लड़ सकते हैं। तो वह सो अवेयर कि उनको यह भी पता था कि विश्व पटल पर नील के, नेचुरल नील की डिमांड क्या होगी, और साथ में आर्टिफिशियल नील जो बनने जा रही है उसकी, उस इंडिगो की पकड़ क्या होने वाली है। महात्मा जी के साथ एक विचित्रता यह थी कि वह कोई भी आंदोलन जब चलाते थे
तो उस आंदोलन को वह किसी न किसी रचनात्मक काम से जोड़ देते थे। इसलिए जब वो चंपारण भी गए और चंपारण भ्रमण के दौरान उन्होंने पाया कि यह पूरी समस्या की मुख्य जड़ यहाँ की अशिक्षा है, यहाँ सफाई के नियमों का पालन नहीं करना है। तो इस पूरे आंदोलन, जिसे चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, उस पूरे आंदोलन के क्रम में महात्मा जी ने पैरेलल जो है वह शिक्षा पर, बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रमों कराए। अब देखिए, बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम करने थे, लेकिन महात्मा जी को उसे पॉलिटिकल उस अलाइनमेंट से अलग भी रखना था। तो सबसे पहले उन्होंने 3 बातें की। जो स्कूल खोले जाएं वो स्कूल सरकारी किसी भी सहयोग के बिना चलेंगे, वो पब्लिक ड्राइवन स्कूल होंगे, उसका सारा खर्चा स्कूल खुद उठाएगी या आसपास के नागरिक उठाएंगे। दूसरी चीज, इसमें जो स्कूल में टीचर्स होंगे वो अधिकांशतः टीचर्स लोकल नहीं होंगे अभी। और तीसरी बात, ये जो टीचर होंगे वो टीचर हमारे किसानों की समस्याओं के लिए बीच में नहीं आएंगे, न तो किसानों की समस्या की बात करेंगे, न किसानों की समस्या को समझने की कोशिश करके उसे महात्मा जी को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई किसान उनसे संपर्क भी करता है तो वह सीधे उसे महात्मा जी के लोगों के पास भेजेंगे कि वह अपनी बात उनके सामने रखे। इस पूरे काम को करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा जी को, अपने बेटे को और अपने मित्र और कुछ जो शिक्षाविद, बड़े शिक्षाविद थे, उनको बुलाया और टेलीग्राम भेजकर बुलाया। इस पूरे कार्यक्रम में महात्मा जी जब कभी किसी से कम्युनिकेट कर रहे थे तो वो टेलीग्राम के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे थे। या तो उन्होंने गवर्नर जनरल को जो चिट्ठियां भेजी हों, अपने संवाद भेजे हों, कलेक्टर्स को जो संवाद भेजे हों, या तिरुत कमिश्नर को जो संवाद भेजे, सब में उन्होंने टेलीग्राम का उपयोग किया है। मुझको लगता है कि जहां तक मेरी अपनी जानकारी है कि महात्मा जी हिंदुस्तान के अकेले वैसे लीडर थे जिन्होंने उस समय उपलब्ध टेलीप्रिंटर या टेलीग्राम का सबसे ज्यादा उपयोग किया हो। और यह जानकर आपको आश्चर्य भी होगा कि सबसे ज्यादा टेलीफोन का भी उपयोग महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने में किया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महात्मा जी अगर आज होते तो शायद सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा सकारात्मक उपयोग महात्मा गांधी ने स्वयं किया होता, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, या जितने भी तरीके हम जानते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल के, जिसमें अपनी बातों को हम दूर तक पहुंचा सकते हैं, और लेकिन कंस्ट्रक्टिव वे में किया होता महात्मा जी ने। तभी तो उनकी यह हनक थी कि ब्रिटिश सरकार, वो जहां रहते थे ब्रिटिश सरकार वहां पर ये सुविधाएं स्वयं उपलब्ध कराती थी, क्योंकि उनको पता था कि महात्मा जी जो भी बात करेंगे वो कंस्ट्रक्टिव करेंगे और उस कंस्ट्रक्टिव बात में ब्रिटिश सरकार को भी कोई रास्ता निकलेगा। वहां फिर उन्होंने स्कूल खोलने शुरू किए। कुल मिलाकर 129 स्कूल उस इलाके में उन्होंने बुनियादी विद्यालयों के खोले, जो आज भी कार्यरत हैं, जिसे अब वर्तमान की बिहार सरकार चलाती है। इन स्कूली कार्यक्रमों में महात्मा गांधी ने शिक्षा के उस पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया जो पक्ष कहता है कि शारीरिक शिक्षा भी, शारीरिक श्रम भी एक माध्यम है शिक्षा को समझने का, और शारीरिक श्रम का भी उतना ही स्थान है जितना मानसिक श्रम का। अगर आप महात्मा गांधी की नई तालीम पुस्तक देखेंगे और उसमें महात्मा गांधी जी ने जो छात्रों के लिए सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है, उसमें पहले 3 घंटे उन्होंने शारीरिक श्रम को दिया है और उत्तरार्ध के 2 घंटे उन्होंने मानसिक श्रम को दिया है। उनका यह मानना था कि शारीरिक श्रम से जो व्यक्ति की गरिमा है वह स्थापित होती है, और वह गरिमा मानसिक श्रम करने के साथ साथ जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो नैतिक बल तैयार होता है हमारा। तो गांधी की पूरी शिक्षा शारीरिक मानसिक के साथ एक नैतिक शिक्षा में जुड़ती थी, और उनका उद्देश्य था कि मानव जब तक नैतिक शिक्षा के आधार पर आगे नहीं बढ़ता
तब तक वो संपूर्ण नहीं है। इसी तरह उन्होंने सफाई के कार्यक्रम चलाए। अब कम्युनिकेशन भी, जब हम पूरे चंपारण सत्याग्रह को, जो कि उनका पहला प्रयोग है भारत में, एक पॉलिटिशियन के रूप में भी कह सकते हैं, एक समाज सुधारक के रूप में भी कह सकते हैं, उसमें महात्मा गांधी जी ने कम्युनिकेशन का जो स्थापित किया, उसमें भी उन्होंने डोर टू डोर जो कम्युनिकेशन स्थापित किया, तो कस्तूरबा का बड़ा रोल है उसमें। महात्मा जी जब शुरू में गए थे तो कस्तूरबा उनके साथ नहीं थी। महात्मा जी ने अपने पूरे आंदोलन को चलाया तो उन्होंने पाया कि इसमें पुरुषों की सहभागिता तो है, लेकिन महिलाओं की सहभागिता नहीं है। उन्होंने जब कोशिश भी की तो उन्हें लगा कि यह इलाका जो है इतना पिछड़ा है कि जहां महिलाएं सामने नहीं आती, पुरुषों से बात कर रहे, वो अपनी समस्याएं उनके पास नहीं रखती। तो जब पढ़ाने के ख्याल से कस्तूरबा जी को उन्होंने बुलाया, और तो कस्तूरबा जी को यह जिम्मेदारी दी गई कि महिलाओं की बातों को समझे, महिलाओं के पक्ष को भी रखे। और कस्तूरबा जी ने महिलाओं के साथ एक लंबा संपर्क पूरे इस इलाके में, जो आज का मोतिहारी और बेतिया है, दोनों इलाकों में एक लंबा संपर्क किया। और उनके माध्यम से महात्मा गांधी जी ने जाना कि यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है, उस आर्थिक स्थिति में महिलाओं का स्थान कहाँ है, और महिलाओं के स्थान को ऊपर करने के लिए उन्हें इस इलाके में क्या क्या करने हैं। राजेंद्र प्रसाद जी अपनी आत्मकथा में एक जगह लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि इस इलाके का उत्थान सिर्फ 2 काम करने से हो सकता है। एक तो हमें शिक्षा पर ध्यान देना होगा, और दूसरी साफ सफाई पर, क्योंकि यहाँ लोग जो रहते हैं वो हेल्थ और हाइजीन के प्रति सजग नहीं है, और अशिक्षा उन्हें इस तरह पकड़ रखा है कि शिक्षा ने, कि वो अपनी बातों को रख नहीं पाते। इस पूरी बात को अगर हम इस तरीके से बांधने की कोशिश करें तो महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे आंदोलन में 2 पक्ष रखे। एक राजनैतिक पक्ष था जिसमें अंग्रेजों के साथ उन्होंने एक संघर्ष, जिस संघर्ष को आप कह सकते हैं कि नॉन वायलेंट संघर्ष किया, उस व्यवस्था को उन्होंने बदला जो एक लंबे समय तक वहां के किसानों का शोषण कर रही थी। साथ ही उन्होंने एक सुधारक, समाज सुधारक की भूमिका भी की, कि उन्होंने वहां की लोकल समस्याओं को भी, जो शिक्षा और सफाई से जुड़ी थी, उसको भी ठीक करने की कोशिश की। महात्मा गांधी जी का कि पूरी चंपारण व्यवस्था को अगर हम देखें, चंपारण के पूरे सत्याग्रह को अगर हम देखें, तो हम पाते हैं कि महात्मा गांधी, ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह ने एस्टैब्लिश किया भारत में। लेकिन क्यों एस्टैब्लिश किया? प्रश्न यह है, महात्मा गांधी उससे पहले बहुत बड़े लीडर नहीं माने जाते थे। वो एक ऐसे लीडर माने जाते थे जिसने दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्य के प्रयोगों को किया था, और उन्होंने सफलतापूर्वक उसको करके दिखाया था। लेकिन भारत आने के बाद और चंपारण जाने के बाद महात्मा गांधी जी ने अपने जो प्रयोग, सत्य के प्रयोग जो करते रहे, उस प्रयोग को उन्होंने यहां फिर से दोहराया। लेकिन पहली बार उन्होंने इस प्रयोग को एक ऐसे लोगों के साथ दोहराया जहां वो जनमानस को टच करते हैं, जहां वो जनमानस की बात समझते हैं और उस बात को उचित फोरम पर रखते हैं। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब महात्मा गांधी जी वहां सफल हो रहे थे तो वहां के पत्रकार बंधु, प्रेस के लोग और अखबार के लोग चाहते थे कि महात्मा गांधी जी के बड़े बड़े इंटरव्यू लिए जाए, बहुत हाईलाइट किया जाए। उन्होंने महात्मा गांधी जी से संपर्क भी किया, लेकिन महात्मा गांधी जी ने बड़े पोलाइटली उन्हें कह दिया कि जो भी वैसी सूचनाएं होंगी वह स्वयं उनके पास भेज दिया करेंगे। इसके पीछे उनकी स्ट्रेटेजी यह हो सकती है कि वो सत्ता के, शासन के साथ संघर्ष नहीं चाहते थे, वो व्यवस्थाओं में सुधार चाहते थे। लेकिन साथ ही उन्होंने अखबार वालों को प्रतिदिन किए गए काम से जो सकारात्मक काम हुए दोनों फ्रंट पर,
उससे अवगत भी कराया, ताकि लोगों के बीच वो बात भी जाती रहे कि यह आंदोलन कर क्या रहा है, यह आंदोलन किस दिशा में चल रहा है। यह आंदोलन संघर्ष का आंदोलन नहीं, यह आंदोलन सुधार का आंदोलन है। इस प्रकार महात्मा गांधी जी ने चंपारण करीब करीब 2 साल से ज्यादा प्रवास किया है। इसके बीच में अहमदाबाद, खेड़ा भी आते जाते रहे। लेकिन महात्मा गांधी जी अपने जो प्रयोगशाला, पहली प्रयोगशाला बनाई, वो चंपारण को बनाई, और पॉलिटिकल चेंज पहली बार करके उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर दिखाया, और पहली बार उन्होंने ब्रिटिश शासन के कानून को बदलवा कर दिखाया। और इस बदलाव ने महात्मा गांधी को राजनीतिक रूप से एक बड़े नेता के रूप में स्थापित किया। दूसरा पक्ष जो सामाजिक नेता के रूप में उनका उभर कर आया, वो पक्ष धीरे धीरे कंसोलिडेट करता गया, और वह पक्ष जीवन पर्यंत महात्मा गांधी के साथ जुड़ा रहा। और वह पक्ष मुझको लगता है कि आज भी बहुत ज्यादा उजागर नहीं है। महात्मा गांधी एक राजनीतिक नेता के रूप में ही ज्यादा प्रसिद्ध रहे, एक सामाजिक परिवर्तक के रूप में वो चीजें उनको ज्यादा अभी भी हम नहीं कर पाए हैं, या लोग उसको उस एंगल से नहीं देख पा रहे। लेकिन महात्मा गांधी हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे नेतृत्वकर्ता हैं जिन्होंने जनमानस की भावना को समझा है, जनमानस की भावना को समझकर शासन और सत्ता के विरोध में काम किया, लेकिन सत्य के रास्ते चलकर किया, संघर्ष को त्याग कर किया। और यही सबसे बड़ी सफलता थी, जिसके कारण मार्टिन लूथर किंग भी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने नॉन वायलेंट तरीके से पूरी सत्ता बदल दी, यह तो अजूबा है कुछ। और आइंस्टाइन ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी इस दुनिया में हुआ होगा अड़मांस का, ये तो विश्वास करने योग्य ही नहीं। मुझको लगता है कि मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूं। अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो उस पर बात की जा सकती है। बिल्कुल दीपांकर जी, आपने बहुत ही अच्छे और रोचक तरीके से बच्चों को आज कम से कम ये बताया कि किस प्रकार चंपारण की पूरी लड़ाई में महात्मा गांधी ने बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उपयोग किया सारी टेक्नोलॉजीज का, और उन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से लोगों को मोबिलाइज करने में और लोगों का समूह इकट्ठा करने में, और उसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार पर पूरा दबाव बनाने में उन्होंने सफलता पाई। और पहली बार ऐसा हुआ दुनिया में जो कानून बदला। पर आपके समक्ष जो एक सवाल है वो यही है कि इस बदलते दौर में जब हम ये लॉकडाउन के दौरान पिछले 30-35 दिनों से 40 दिनों से ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसे रास्ते हैं जिन पे चलना चाहिए, तो फिर वही जो आपने मल्टीपर्पज स्कूल जो बहुउद्देशीय विद्यालय गांधी जी ने बनाए, जो गांधी जी ने ग्राम में अर्थव्यवस्था की परिकल्पना उसमें की, तो हमारी लोकल नीड्स लोकली कैसे पूरी की जा सकती है, और बच्चों को जो खासतौर पे 11th 12th और 9th और 10th के बच्चे हैं जो आगे चल के अपना कैरियर देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की चीजों में, और ये जो वर्तमान में लॉकडाउन का पूरा दौर है और पूरी दुनिया जिस प्रकार के संकट से गुजर रही है और उसमें आर्थिक संकट भी एक शामिल है, तो आपसे बस यही जानना है कि वो जो व्यवस्था है जिसमें ग्राम में अर्थव्यवस्था या लोकल आवश्यकताओं की, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय माध्यम से हो सके, उसको किस प्रकार आगे ले जाने के लिए एक प्रैक्टिकल मॉडल अभी तैयार करने में ये बच्चे सहयोग कर सकते। देखिए, महात्मा गांधी जी की जो अर्थव्यवस्था की कल्पना है वो बेसिकली जेसी कुमारोप्पा जी की अर्थव्यवस्था की परिकल्पना पर आधारित है। गांधी खुद भी मानते हैं कि डॉक्टर जेसी कुमारोप्पा उनके इकोनॉमिक गुरु रहे हैं, उन्होंने ही उनको इकोनॉमिक्स सिखाया। वो इकोनॉमिक्स ये कहती है इंटरडिपेंडेंस ऑफ ट्रेड्स, मतलब वो कहते हैं कि गांव में जो चीजें होती हैं वो गांव में ही उसका सबसे पहला इस्तेमाल होना चाहिए। और वो कहते हैं कि 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर हम
जो बनाते हैं उसको उपभोग करने वाला भी अगर वही मिलता है, तो यह व्यवस्था जो आर्थिक व्यवस्था तैयार होती है सबसे सस्टेनेबल आर्थिक व्यवस्था तैयार होती है, और इस व्यवस्था में शोषण का स्थान नहीं होता। देखिए, बच्चों को यह समझना चाहिए कि जो आज की आर्थिक व्यवस्था हो गई है वो शोषण आधारित आर्थिक व्यवस्था हो गई है। गांधी इस आर्थिक व्यवस्था के कभी समर्थक नहीं रहे। गांधी एक ऐसे आर्थिक व्यवस्था के समर्थक हैं जो आर्थिक व्यवस्था एक दूसरे पर आधारित और सबके कल्याण की बात सोचती हो, सबके विकास की बात सोचती हो। तो आज भी जो जरूरत है हमारी कि हम कैसे ग्रामों में गांव के उद्योग, जैसे गांधी की अगर हम नई तालीम को देखें तो गांधी कहते थे कि बागवानी, स्कूल के करिकुलम में बागवानी होगा, स्कूल के करिकुलम में धागा बीनना होगा, स्कूल के करिकुलम में कपड़े बनाने की ट्रेनिंग होगी। और ये ट्रेनिंग हर बच्चे के हाथ में वो हुनर चाहिए, वो बच्चा उस हुनर के साथ ही अपने पढ़ाई को पूरा करेगा, तभी वो अपने मकसद में सफल होगा। लेकिन आज की व्यवस्था जो हम लोगों ने बना ली, और ये जो व्यवस्था जो नौकरी उद्बोधित व्यवस्थाएं आ गई, इसने इकोनॉमी को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। इस लॉकडाउन के दौरान मैं बच्चों से कहूंगा कि अगर बच्चे समय हो तो गांधी जी की नई तालीम को एक बार जरूर देखें। और सारे बच्चे जरूर मानते होंगे मेरे जैसे जो कि साइंस के स्टूडेंट रहे, इकोनॉमिक्स बड़ा टेढ़ा सब्जेक्ट मैं मानता था अपने लाइफ में, लेकिन जब मैंने जेसी कुमारप्पा को पढ़ा तो मुझको लगा ही नहीं कि उन्होंने कहीं इकोनॉमिक्स बताई है, लेकिन उन्होंने एक पूरे जंगल की व्यवस्था को बताई है कि कैसे जंगल की व्यवस्था चलती है, कैसे बंदर की व्यवस्था चलती है, कैसे चिड़ियों की व्यवस्था चलती है, और उससे इंटरडिपेंडेंस इकोनॉमी कैसे चलती है। तो बच्चों को इस पीरियड में ये जरूर डेवलप करना चाहिए कि कल जब इकोनॉमी एक नए लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी एक नया शेप लेगी, सर्विसेज एक नया शेप लेगी, आज आने वाले 2 महीने 4-5 महीने जब भी समय आएगी, उसमें वो कैसे एक दूसरे के पूरक होकर उस इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। और यही शायद इस पूरे लॉकडाउन का सबसे सफलतम संदेश भी होगा कि हम कैसे अपने को नए तरीके से ढालते हैं और महात्मा गांधी के बताए उस रास्ते पर या बड़े लोगों के बताए उस रास्ते पर इकोनॉमिक को एक सर्व उपयोग करने वाली इकोनॉमी में कन्वर्ट करते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को जो मोटे तौर पे बात समझ में आई कि जो बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आजकल बार बार कहते भी हैं कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, तो और हर व्यक्ति को हुनर सीखना चाहिए। हुनर अगर पास होगा तो निश्चित रूप से आप एक सम्मानजनक जीवन अपना तय कर पाएंगे। तो वही सब बातें हमको महात्मा गांधी जी के आदर्शों में और जिस प्रकार के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताते हैं उनके कृतित्वों में देखने को मिल रही है। और निश्चित रूप से आज की बाल सभा बहुत ही रोचक और बहुत ही उपयोगी रही बच्चों के लिए। और महात्मा गांधी जी के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को और उन विषयों पे बात करने का और सुनने का मौका मिला जिन पर बात कम हुई थी। कल फिर हम लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे 5:30 बजे। सभी प्यारे बच्चों से मेरा अनुरोध है कि कल हम लोग बात करेंगे सिंध के एक जो बहुत ही महान राजा हुए हैं, राजा दाहिर के बारे में। और हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार श्री ज्ञानेंद्र बड़तरिया जी। राजा दाहिर के बारे में आप लोग आज जरूर पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि राजा दाहिर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेके आए। बहुत ही वीर और बहुत ही बहादुर राजा दाहिर सिंध के हुए। चूंकि वो हिस्सा पार्टीशन में पाकिस्तान के पास चला गया, राजा दाहिर के बारे में ज्यादा बातें हमने पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ी हैं। तो कल हम राजा दाहिर के बारे में बात करेंगे। और 29 तारीख को बुधवार को हम लोग बात करेंगे सम्राट ललितादित्य के बारे में, जो कश्मीर के सम्राट थे, जिनके बारे में भी हमने पुस्तकों में और पाठ्य पुस्तकों में कम पढ़ने को मिला है। तो अभी सभी बच्चों से अनुरोध है कि इंटरनेट के माध्यम से अपने माता पिता से, टीचर्स से पूछें
राजा दाहिर के बारे में, सम्राट ललितादित्य के बारे में, और कल और परसों के लिए तैयारी के साथ आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर जी। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना लॉकडाउन और अपनी छुट्टियां बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।